हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो आ चुका है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि जितने भी वीडियो सीरीज़ आएंगे किस तरीके से आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के आएंगे और कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला स्टार्टिंग टॉपिक्स जो होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। आप लोगों को पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आप कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको उसके लिए फिर दोबारा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। वीडियो तो हर टॉपिक से बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको बुक्स पढ़ना पड़ जाता है क्योंकि उसमें पूरे पॉइंट्स आपको वीडियो में नहीं बताए होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो भी टॉपिक्स उठाएंगे उसका ए से लेके जेड तक एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट, जितने भी पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे और आपको याद भी करवा दिया जाएगा। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए, आप लोगों को देखना है ये वीडियो। और ये आपका सब्जेक्टिव वीडियो है। मेरे वीडियो का सीरीज़ जो रहेगा वो पहला वीडियो सब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो तुरंत इसके बाद इसी टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा। ठीक है? तो आपको करना क्या है कि इस सब्जेक्टिव को पूरी तरीके से देख लेना है अच्छे से। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना है और उसके बाद तुरंत जा कर के उस ऑब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेना है वीडियो में। इससे होगा क्या कि जो चीज़ आप पढ़े हैं वो आप जब क्वेश्चन के रूप में जब तुरंत बना लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप की कंपनियां भारत में आई व्यापार करने के लिए। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि शुरुआत में बहुत सारी कंपनी यूरोप से भारत आई व्यापार करने के लिए। ठीक है? जैसे सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, उसके बाद आपके डच आए, ब्रिटेन कंपनी आई, फिर उसके बाद आपकी फ्रेंच कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी बाहर से आई यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार चल रहा था वो अभी से स्टार्ट हुआ था। मतलब जब यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ उस वक्त से व्यापार शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। ये व्यापार भारत और यूरोप के बीच बहुत पुराना व्यापार है जो सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है। ठीक है? मान लीजिए कि ये आपका यूरोप है और ये आपका भारत है, तो इन दोनों के बीच जो व्यापार चल रहा था वो स्थलीय मार्ग से बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा था। इन दोनों के बीच स्थलीय मार्ग से व्यापार चल रहा था। जी, इस स्थलीय मार्ग को पहले रेशमी मार्ग कहा जाता था, रेशम का मार्ग। ठीक है? रेशमी मार्ग इसको कहा जाता था और इसी रास्ते से हो करके यूरोप और भारत के बीच व्यापार चलते थे। ठीक है? लेकिन बाद में होता क्या है कि 1453 में जब इसी रास्ते पर ये जो रेशमी मार्ग है जिसको हम लोग सिल्क रूट कहते हैं, इस सिल्क रूट पर जब तुर्की लोगों ने अपना आक्रमण करके तुर्की लोगों ने जब इस पर अपना कब्जा कर लिया तो उसके बाद से इस रास्ते को बंद कर दिया गया और उसके बाद यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार हो रहे थे वो बंद हो गए। तो उसी के बाद से समुद्री मार्ग के खोजने की शुरुआत शुरू हुई और इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी यूरोप के रहने वाले लोगों ने ही दिखाया। वे लोग ही समुद्र के रास्ते से निकल के आए और भारत के रास्ते की खोज की कि यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता उन्होंने खोजा। ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे पहले ये सिल्क रूट से होते हुए पहले ये व्यापार चलता था, लेकिन जैसे ही सिल्क रूट पर तुर्कियों ने अपना कब्जा कर लिया 1453 में, तो उसके बाद से ये व्यापार इन लोगों के बीच बंद हो गया और यहाँ से यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत हो गई। ठीक है? देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है कि रेशम मार्ग से भारत और यूरोप के बीच
भारत और यूरोप को एक रेशम का मार्ग जोड़ता था जिसको सिल्क रूट कहते थे। ठीक है, 1453 में जब इस मार्ग पर तुर्कियों ने जब आक्रमण कर लिया, जब इस मार्ग पर 1453 में तुर्कियों ने अपना नियंत्रण कर लिया, तो उसी के बाद से जल मार्ग मतलब कि वाटर वेज की शुरुआत हुई। मतलब कि समुद्री रास्ते से भारत जाने के रास्ते की खोज शुरू हुई। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा पुर्तगाल और स्पेन के रहने वाले लोगों ने ही इसमें दिलचस्पी ली इस रास्ते को खोजने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप नाम सुने होंगे द केप ऑफ गुड होप की। द केप ऑफ गुड होप एक दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसी जगह है जिसको हम लोग उत्माशा आंतरिप भी कहते हैं। वे एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी यात्री पूरब और पश्चिम दिशा में आसानी से जा सकते थे। तो इसी द केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। किसने किया था? द केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज ने इसकी खोज की थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसी रास्ते से जितने भी यात्री हैं वो किसी दूसरे स्थान की खोज के लिए पूरब और पश्चिम दिशा में जाते थे। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्माशा आंतरिप या द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। कब किया था? 1487 में, और ये है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले पुर्तगाल से एक यात्री निकलता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में स्पेन से निकलता है। ठीक है, सबसे पहले 1492 में स्पेन से एक यात्री निकलता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये भारत की खोज करने के लिए निकलता है। ठीक है, यूरोप से भारत के बीच रास्ते की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन अपना रास्ता भटक जाने के चलते वह अमेरिका की खोज कर देता है। ठीक है, तो अक्सर आप लोग पढ़े भी होंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, यह भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटकने के चलते यह किसकी खोज कर लिया? तो बहामा द्वीप। याद रखिए, अमेरिका को ही पहले बहामा द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो बहामा द्वीप की खोज इसने की और वहाँ के रहने वाले लोगों को उसने रेड इंडियन के नाम से पुकारा। बहामा द्वीप के रहने वाले लोगों को उसने रेड इंडियन कह के संबोधित किया और उस बहामा द्वीप का नाम नई दुनिया रख दिया। तो याद रखिएगा कि अमेरिका का पहला नाम, पुराना नाम नई दुनिया भी था, जिसका नाम किसने रखा था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने रखा था, और वहाँ के रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में इस नई दुनिया का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? तो ये भी एक कहानी है कि इटली का एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री था अमेरिगो वेस्पूची। ठीक है, इटली का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक यात्री था अमेरिगो वेस्पूची। यह नई दुनिया मतलब अमेरिका में कई बार आ चुका था, मतलब कई बार यात्रा कर चुका था। इटली से अमेरिका वो आ चुका था। तो इसी के नाम पर अमेरिका का नाम, नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इसका नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि नई दुनिया का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पूची। ठीक है, उसके बाद जब कोलंबस के बाद फिर एक दूसरे यात्री निकलते हैं पुर्तगाल से 1498 में। ये भी भारत की खोज करने के लिए ही निकलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करने के लिए निकलता है और वो भारत पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर वह पहुंचता है और वहाँ के राजा चमोरियन उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत की खोज 1498 में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की और वो कहाँ पहुँचा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और उसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरियन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, भारत की खोज नहीं बल्कि भारत और यूरोप की आने के रास्ते की खोज उसने की थी।
ठीक है। और उसको रास्ता बताने वाला जो आदमी था वो कौन था? अब्दुल मनीक। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था, मतलब यूरोप से भारत आने का जो रास्ता जो बताता था वो कौन था? तो अब्दुल मनीक नायक था। ठीक है, ये वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था। ठीक है, उत्माशा अंतरिक्ष द्वीप से उसको केरल इसी ने लेकर के आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मनीक नायक था। ठीक है, अब उसके बाद होता है क्या? इसी के बाद जब क्या होता है कि वास्को डी गामा भारत पहुंचता है यूरोप के रास्ते से, तो उसको एक नए रास्ते की खोज, नए रास्ते की रास्ता मिल जाता है यूरोप से भारत आने का। और उसी के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि सारी यूरोपीय कंपनी भारत आना शुरू करती है। ठीक है, ये जो वास्को डी गामा था ये भारत आता है और यहाँ से कुछ व्यापार करता है, यहाँ से कुछ सामान खरीद करके ले जाता है और वहाँ पुर्तगाल में उससे 60 गुना लाभ में उसको बेचता है। तो वहाँ पर उसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि बाकी जितनी भी यूरोप की कंपनियाँ थीं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं भारत आने के लिए और उसके साथ व्यापार करने के लिए। तो उसी के बाद से अलग अलग कंपनियों की शुरुआत भारत आने की होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी कब कब भारत आई। तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ कंपनी आई भारत। ठीक है, जिसकी कंपनी का नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई? 1498 में। और इसकी कंपनी का नाम, पुर्तगाल में इस कंपनी का नाम क्या था? तो एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन इसको याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कुछ एक नाम जो आपको दिए गए हैं इनको याद रखना, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो भारत में इस पुर्तगाली कंपनियों का नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहाँ पे इसका नाम क्या था? एस्टाडो द इंडिया। ठीक है, और उसके बाद आती है दूसरी कंपनी हॉलैंड, नीदरलैंड, जिसको हम लोग डच भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इस कंपनी का नाम क्या था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? ये 1602 में। और इसका नाम हॉलैंड में, मतलब कि डच में इसका नाम क्या था? तो वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्व का नाम था वो क्या था? तो वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। ठीक है, उसके बाद आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड आते हैं भारत, जिसमें इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहता है। कब आते हैं? 1600 में आते हैं। और इनकी कंपनी का नाम वहाँ पे क्या रहता है? तो मर्चेंट एडवेंचर्स। याद रखिएगा, इस कंपनी का नाम क्या रहता है? मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद इंग्लैंड के बाद आते हैं फिर फ्रेंच कंपनी आती है। फ्रांस लोग आते हैं, फ्रांसीसी लोग आते हैं भारत, और उनकी कंपनी का नाम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी रहता है। ये कब आते हैं? 1664 में। और इनके कंपनी का नाम क्या था? तो इनके कंपनी का नाम कंपनी डेस इंड से ओरिएंटल। ठीक है, कंपनी डेस इंड से ओरिएंटलेस। ठीक है, ये इनका नाम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है लेकिन फिर भी आप लोगों को याद कर लेना है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल, उसके बाद हॉलैंड, उसके बाद हॉलैंड मतलब डच, उसके बाद इंग्लैंड आए, और उसके बाद फ्रेंच आए, फ्रांस कम। तो इन चारों को आपको रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पर डिफाइन किए हैं। इसको देखिए, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कब? 1498, 1498 में पुर्तगाली आते हैं। कौन आता है सबसे पहला यात्री? वास्को डी गामा, केरला के कालीकट बंदरगाह पे। और उसका स्वागत कौन करता है? तो उसकी स्वागत जमोरियन वहाँ के राजा करते हैं। ठीक है, दूसरी कंपनी आती है डच हॉलैंड। ये कब आती है? 1595 में आती है, 1595 में। ठीक है, ये समुद्री मार्ग से होते हुए ये भारत आती हैं और ये भी अपना व्यापार यहाँ पर आके करती हैं। और अंग्रेज़ कब आते हैं? तो ये 1600 में आते हैं। और उसके बाद फ्रेंच आते हैं 1664 में। ठीक है, तो फ्रेंच कब आते हैं? 1664 में। तो याद रखना है कि पुर्तगाली कब आए? 1498, डच कब आए? 1595 में, अंग्रेज़ कब आए? 1600 में, और फ्रेंच कब आए? तो फ्रेंच आए हैं 1664 में। तो ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेट कौन सा डेट है?
ये लोग जब भारत में आए तब का डेट है ये, ठीक है। ये लोग जब भारत में आए तो कब आए भारत, तो ये उसी का डेट है कि 1595 में डच आए, 1600 में अंग्रेज़ आए, 1664 में फ्रेंच आए। लेकिन कंपनियों की स्थापना इन लोग ने बाद में की थी, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये है कंपनी की स्थापना यूरोप के द्वारा, और यहाँ भारत में उसके फैक्ट्रियों की स्थापना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कंपनियों की स्थापना मतलब कि अपने देश में उन लोगों ने कंपनी का नाम रखा, कंपनी को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और भारत आने के बाद यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र खोला, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक फैक्ट्री का सेटअप किया। तो वो कब और कहाँ किया, वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए, 1498 में ये आए, और उसी वक्त उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना भी की। किस नाम से, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब, 1600 में, 1600 में ये आते हैं और अपनी कंपनी की भी स्थापना ये 1600 में ही कर लेते हैं, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए, 1602 में, ये आते हैं 1595 में। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डच कब आते हैं, 1595 में, लेकिन अपनी कंपनी की स्थापना कब करते हैं, तो 1602 में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आती है, 1664 में, और उसी वक्त अपनी कंपनी की स्थापना करती हैं, किस नाम से, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन लोगों ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1503 में, ठीक है, 1503 में कोचीन में इस्टेब्लिश करती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आते हैं और सबसे पहली अपनी फैक्ट्री खोलते हैं 1608 में, कहाँ पे, सूरत में, ठीक है। सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री अपना 1608 में खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डच आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, और भारत में जो अपना व्यापारिक केंद्र खोलते हैं वो कब खोलते हैं, 1605 में, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है पहले 1595 में, लेकिन अपनी कंपनी की स्थापना 1602 में करती है। लेकिन भारत में जो व्यापारिक केंद्र खोलती है वो ब्रिटिश से पहले खोल लेती है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 में आती है, और 1668 में अपनी कंपनी की स्थापना, मतलब फैक्ट्री की स्थापना सूरत में करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोला, 1503 में कोचीन में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आते हैं, कंपनी की स्थापना कब करते हैं, 1608 में, कहाँ पे, सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में कंपनी की स्थापना होती है, और अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं, 1605 में, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आते हैं, और 4 साल बाद 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं, कहाँ पे, सूरत में। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ से डिटेल में जाना जाए कि ये हुआ क्या था। 1608 में जब ये आए थे कंपनी की स्थापना करने सूरत में, तो उस समय इसका ऑर्डर, कंपनी की स्थापना करने का ऑर्डर किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। लेकिन कुछ समय बाद जहांगीर ने उस सूरत में जो कंपनी बन रही थी उसको रुकवा दिया, उस काम को किसी वजह से उसने रुकवा दिया था। तो इन लोगों ने क्या किया कि सूरत का काम छोड़कर वे लोग मसूलीपट्टनम चले गए और अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप की, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। कब की, 1611 में, ठीक है। 1608 में जो सूरत में जो काम चल रहा था उसको रोक दिया गया, और 1611 में भी चले गए मसूलीपट्टनम में, वहाँ पर जाकर के अपनी कंपनी का फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है। लेकिन वो फैक्ट्री जो थी वो अस्थायी फैक्ट्री थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री भारत में खुली थी जो अस्थायी थी, वो कौन थी, तो मसूलीपट्टनम, 1611 में, ठीक है। और सूरत वाली कंपनी जो 1608 में जो बन रही थी उसका काम 1613 में जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, अब थोड़ा सा आगे देखा जाए। सारी कंपनियों के बारे में हम लोग देख लिए कि कौन कौन सी कंपनी कब कब आई और उसके फैक्ट्री का सेटअप कब कब हुआ। अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सारी कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टुगीज कंपनी, पुर्तगाली कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाली कंपनी जो सबसे पहले आई
तो उसने देखिए हुआ क्या कि जब पुर्तगाली भारत आते हैं तो बहुत सारा व्यापार शुरू करते हैं, यहाँ से बहुत सारा सामान खरीद करके भारत ले जा यूरोप ले जाते हैं, पुर्तगाल में ले जाते हैं और वहाँ जाके अपने सामान को बेचते हैं कई गुना प्रॉफिट में। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग वहाँ के जो आम जनता वहाँ की होती है वो लोग भी एक्साइटेड हो जाती है यहाँ आकर के बिजनेस करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि अब वहाँ की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो अब अपना गवर्नर बना करके भेजने लगी। ठीक है, वो अब अपना गवर्नर बना करके भेजने लगी, वो अपना गवर्नर बना करके भेजने लगी। ठीक है, तो उसने 3 गवर्नर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 3 वायसराय, ये पुर्तगालियों ने अपना भारत भेजा था। तो सबसे पहला वायसराय भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था? तो याद रखिएगा, अल्मीडा था। डी अल्मीडा ये भारत के सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय थे जो भारत आए थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो डी अल्मीडा कब आए थे? 1505 से 1509 के बीच में आए थे। ठीक है, 1505 में आए थे और 1509 में वो चले गए थे। ठीक है, तो ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये क्वेश्चन इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा, जो सबसे पहले गवर्नर डी अल्मीडा जो आए थे, इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? तो देखिए हुआ क्या था कि जिस रास्ते से वे आए थे तो वो समुद्री मार्ग जो था उनके आसपास का, भारत के आसपास का जो समुद्री एरिया था उस पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और उस रास्ते से कोई भी दूसरे देश का व्यापारी अगर आता था तो उससे बड़े पैमाने पर टैक्स वो लोग लेते थे। ठीक है, तो उसी नीति को, उसी पॉलिसी को उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी कहा है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? तो अल्मीडा ने की थी। ठीक है, यह पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक है भारत में, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो सेकंड गवर्नर जो आते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो याद रखिएगा, पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर डी अल्मीडा, कब? 1505 से 1509। दूसरे गवर्नर कौन थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मतलब अल्बुकर्क याद रखिएगा कि सेकंड वायसराय कौन थे? तो अल्बुकर्क थे। कब से कब तक रहे? तो 1509 से 1515 के बीच में। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले इन्होंने गोवा को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, 1510 में उन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था और अपने साम्राज्य में उसको मिला लिया था। मतलब अल्बुकर्क जब भारत आते हैं तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने गोवा को सबसे पहले किससे छीना था? तो 1510 में बीजापुर के शासक थे एक यूसुफ आदिल शाह, उन्हीं से उन्होंने गोवा को ले लिया था अपने अंडर में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोवा को किसने छीना था? तो अल्बुकर्क ने। किससे छीना था? तो बीजापुर के राजा थे ये यूसुफ आदिल शाह, उन्हीं से लिया था। कब लिया था? तो 1510 में। ठीक है, और इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में क्या है कि विवाह नीति इन्होंने ही चलाई थी। याद रखिएगा, जो विवाह नीति भारत में आकर के जो है इन्होंने ही शुरुआत की थी। विवाह नीति क्या थी? तो वो करते क्या थे कि भारत के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए वो पुर्तगाली पुरुष की शादी भारतीय महिलाओं से कराते थे, ताकि उनको बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई किए हुए भारत के जो साम्राज्य हैं, भारत का जो एरिया है वो उनको मिल जाए शादी के थ्रू, मतलब दहेज के रूप में। तो ये लोग ऐसी विवाह नीति चलाते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ये युद्ध नहीं करते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक, गोवा को इसी ने लिया 1510 में। किससे? बीजापुर के राजा आदिल शाह से। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह, नाम याद रखिए, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है। और तीसरा क्या है? विवाह नीति इन्होंने ही चलाई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले पुर्तगाली जो अपनी राजधानी बनाते हैं, अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाते हैं, वो किसको बनाते हैं? कोचीन को। ठीक है, पहली राजधानी कौन बनती है? कोचीन। तो याद रखिएगा, पहली राजधानी इनकी कोचीन थी, लेकिन बाद में इसी राजधानी को बदल के गोवा कर दिया जाता है। जब गोवा ये छीन लेते हैं आदिल शाह से, तो उसके बाद वो गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं।
ठीक है। तो पुर्तगालियों की सबसे पहली राजधानी कोचिन थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री का सेटअप भी किया था 1503 में, लेकिन बाद में वो गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद तीसरे गवर्नर आते हैं नीनो डी कुन्हा। 3 गवर्नर याद रखना है। पहला है आपको कौन सा गवर्नर, पहला कौन सा गवर्नर था, अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा नीनो डी कुन्हा। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। ये तीसरे गवर्नर थे किसके, पुर्तगाल के। इन्होंने क्या किया, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि तीसरे गवर्नर कौन थे, तो नीनो डी कुन्हा थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बस खाली इनका याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि पुर्तगाली कंपनियों के बारे में, तीनों गवर्नर के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो क्या क्या है देख लिया जाए यहाँ पे। पुर्तगाली जो है वो अपने साथ आलू, तंबाकू और मक्का की को लेकर के भारत आए थे। मतलब इन्होंने ही आलू की, तंबाकू की और मक्का की खेती की शुरुआत भारत में की थी। ठीक है। दूसरा, पुर्तगालियों को ही भारत में प्रेस का जन्मदाता माना जाता है। मतलब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, तो पुर्तगालियों ने ही की थी, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों को सागर का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है, वो जो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने चलाई थी, इसी के चलते इन्हें सागर का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे समुद्री एरिया को अपने कब्जे में, अपने अंडर में रखते थे और वहाँ से टैक्स भी लेते थे बड़े पैमाने पर। ठीक है, आगे देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या है। पुर्तगाली जब भारत आए थे तो भारत और जापान के बीच उन्होंने व्यापारिक संबंध भी शुरू किया था, व्यापार करना शुरू किया था भारत और जापान के बीच। ठीक है। उसके बाद समुद्रिक मार्ग पर, मतलब अब जो ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में मैंने बताया, तो वहाँ से उन्होंने जो टैक्स लेते थे बड़े पैमाने पर दूसरे यात्रियों से, तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था, ये भी पूछे गए हैं एग्जाम में, कि उस टैक्स को कार्टजे के नाम से जाना जाता था। कार्टजे, ठीक है, इसके नाम से उसको जाना जाता था। किसको, जो समुद्री एरिया में वो लोग जो टैक्स लेते थे पुर्तगाली, उस टैक्स को क्या कहते थे, कार्टजे। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, उसके बाद देखा जाए देखिए, ये सब सबसे पहले भारत आने वाले कंपनी यही है। मतलब सबसे पहले यूरोपीय कंपनी जो भारत आई थी, और सबसे आखिर में जाने वाली भी यही है। ठीक है, सबसे पहले भारत आए थे कब, 1498 में, और सबसे आखिर में ये गए थे भारत को छोड़ करके 1961 में। 1961 में आज़ादी के बाद इनको गोवा से बाहर निकाला गया था। गोवा, दमन और दीव से पुर्तगालियों को सैन्य कार्यवाही करवा कर इसे स्वतंत्र कराया गया था और इसे भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली और सबसे आखिर में जाने वाले भी यही थे, पुर्तगाली 1961 में। ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए कुतुबनुमा क्या था, तो एक कुतुबनुमा एक कॉम्पास था। ठीक है, कॉम्पास वैसा वही कॉम्पास जो लोग समुद्री यात्री लोग जो अपना डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते थे, तो उसी को हम लोग की क्या नाम से जानते थे, कुतुबनुमा। तो इसकी शुरुआत, इस यंत्र की शुरुआत हुई थी, आविष्कार किया गया और इसे ये समुद्री यात्रा में किया जाता था। इसका इस्तेमाल समुद्री यात्रा में किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कभी कभी कुतुबनुमा के बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, तो यह एक तरह का कंपास था। ठीक है। चलिए, उसके बाद पुर्तगालियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो आप जान गए। उसके बाद हम लोग आते हैं डच के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे ब्रिटेन और फिर फ्रांस के बारे में। ये 4 कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। ठीक है। चलिए, तो अब डच के बारे में हम लोग देखते हैं। डच क्या है, तो डच को हम लोग हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुर्तगाली आते हैं, ये पुर्तगाली के बाद यही आए थे। पुर्तगाली के बाद सबसे पहले जो सेकंड कंपनी जो थी वो कौन थी, डच थी। ये कब आते हैं, ये 1592 में डच आते हैं। ठीक है, भारत आते हैं, और ये एक मतलब कंपनी के रूप में यहाँ आते हैं व्यापार करने के लिए, जो कि कंपनी एक 17 व्यापारियों की एक कंपनी थी।
ठीक है, 17 व्यापारी एक साथ मिलकर के एक कंपनी की स्थापना करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। और इसीलिए इस कंपनी को कभी कभी जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जेंटलमैन 17 किसको कहा जाता है? तो जेंटलमैन 17 डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो 1592 में होता क्या है कि 1592 में कंपनी की स्थापना होती है और 1595 में ये भारत आते हैं। याद रखिएगा, 1592 में सबसे पहले ये कंपनी की स्थापना होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पे? डच में। ठीक है, और इसे हम लोग जेंटलमैन 17 के नाम से भी जानते हैं इस कंपनी को। और कंपनी की स्थापना होने के बाद ये 1595 में भारत पहुँचते हैं। ठीक है, और सबसे पहला डच यात्री कौन आता है? तो हाउटमैन आता है। सबसे पहला डच यात्री हाउटमैन भारत आता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापार करके जाता है डच। ठीक है, तो सबसे पहले 1592 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1595 में सबसे पहला डच यात्री कौन आता है? हाउटमैन आता है। ठीक है, और उस 1595 के बाद 1605 में ये क्या करते हैं कि अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना भारत में करते हैं। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो इस चीज़ को 3 याद रखिएगा। 1592 में कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? डच में। किस नाम से? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। 1595 में ये पहला डच यात्री हाउटमैन भारत आता है और 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में करता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं जानना है, बस यही 3-4 चीज़ जानना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी जानना है कि डच की भारत से पूरी तरीके से समाप्ति कौन से युद्ध में हुई थी? तो वोदरा के युद्ध में। ये सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है, याद रखिएगा, वोदरा का युद्ध। ठीक है, ये बंगाल की तरफ हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था कि इस युद्ध में ब्रिटेन मतलब अंग्रेज़ और डच के बीच, अंग्रेज़ और डच के बीच, देखिए अंग्रेज और डच के बीच सर ये युद्ध हुआ था। किसका? वोदरा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1759 में। तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वोदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। और यही युद्ध के बाद डच पूरी तरीके से हार चुके थे और इनकी भारत से इनका जो व्यापार था पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मतलब इनको भारत से बाहर निकाल दिया गया था, अंग्रेज़ों ने निकाल दिया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि डचों की समाप्ति किस युद्ध में हुई थी भारत से? तो वोदरा के युद्ध में। कब हुआ था? 1759 में। ठीक है, चलिए, तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डच में याद रखना है, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नहीं याद रखना है। तो आपका कौन कौन सा हो गया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हो गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हो गया। अब आपका तीसरा आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अंग्रेज़ के बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग देखें। ये होता क्या है कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में इस कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश की जो रानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, उनके द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि वो भारत जा कर के 15 साल के लिए व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कब होता है? तो 31 दिसंबर 1600 को एक रिपोर्ट के थ्रू ये आदेश दिया जाता है कि वह 15 साल के लिए भारत जा कर के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आती है। ठीक है, 1600 में ये भारत आते हैं और कंपनी की स्थापना वो कब करते हैं? 1608 में सूरत में। ठीक है, तो 1608 में सबसे पहले एक राजदूत आता है। ठीक है, ब्रिटेन का एक राजदूत 1608 में आता है जिसका नाम रहता है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। किसके दरबार में आता है? तो जहांगीर के दरबार में। वह एक संदेशा लेकर के आता है अपने राजकुमार का, किसके नाम पे? अकबर के नाम पे। लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में ही हो जाती है। तो वो किससे वो मिलता है आकर के भारत आकर के? तो जहांगीर से। उस समय मुगल राजा कौन था? तो जहांगीर। तो 1608 में सबसे पहला यात्री ब्रिटेन का जो राजदूत कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आता है? तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है,
और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जो भारत आते हैं वो अपने किस जहाज़ से आते हैं, तो हेक्टर से आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए कि कैप्टन हॉकिंस जो आए थे भारत, वो अपने किस जहाज़ से आए थे, तो हेक्टर से आए थे। और उसी हेक्टर में एक छोटा सा जहाज़ भी था जिसका नाम रेड ड्रैगन था। ठीक है, ये कभी कभी छोटी छोटी चीज़ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कंपनी की स्थापना करते हैं कहाँ पे, सूरत में। कब, 1608 में। अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ करते हैं, तो 1608 में सूरत में ये स्थापित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपनी अस्थायी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री जो खोलते हैं वो कहाँ खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1611 में करते हैं। ठीक, और 1633 में जाकर के ये उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1633 में वो उड़ीसा में भी, उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर, ये भी पूछ लेता है कि बालासोर और हरिहरपुर में वो अपनी कंपनी की स्थापना कब, फैक्ट्री की स्थापना कब करते हैं, तो 1633 में। ठीक है, 1633 में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में ये अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1633 में उड़ीसा में करते हैं और 1651 में हुगली के पास कासिम बाज़ार में अपनी स्थापना करते हैं फैक्ट्री की। ठीक है, 1608 में सूरत, 1611 में मसूलीपट्टनम, 1633 में उड़ीसा और 1651 में हुगली कासिम बाज़ार के पास। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है भारत। ठीक है, और 1615 में दूसरा राजदूत ब्रिटिश का जो दूसरा राजदूत आता है वो कौन आता है, सर थॉमस रो आता है। ठीक है, सर थॉमस रो आता है, दूसरा राजदूत होता है जो कि कैप्टन हॉकिंस के बाद आता है। ये किसके दरबार में आता है, ये सर थॉमस रो जो है वो किसके दरबार में आता है, तो यही जहांगीर के दरबार में ही आता है। और यहाँ ये आता है अपने फैक्ट्री में टैक्स में कुछ छूट लेने के लिए, जो टैक्स लगते थे उसमें कुछ छूट लेने के लिए वो भारत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला राजदूत कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस, दूसरा आया था सर थॉमस रो। अब उसके बाद आइए, कभी कभी ये भी एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो मद्रास याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछे जाते हैं। मद्रास की स्थापना 1639 में किसने की थी, तो फ्रांसीसी डे ने की थी। फ्रांसीसी डे जो मद्रास का संस्थापक माना जाता है इन्हें। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था कि चंद्रगिरी जो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को खरीद लेता है और उसकी चारों तरफ से किलेबंदी करवा करके उसकी स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मद्रास की स्थापना किसने की थी, तो फ्रांसीसी डे ने की थी। कब, 1639 में। किससे, चंद्रगिरी के राजा से उसको खरीद करके। ठीक है, और उसके बाद बम्बई के बारे में पूछा जाता है कि बम्बई की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा बम्बई जो है वो 1661 में एक ब्रिटेन की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होती है। ठीक है, इस याद रखिएगा कि 1661 में होता क्या है कि ब्रिटेन की जो राजकुमार उस समय होते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी किससे हो जाती है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होती हैं। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के बदले जो पुर्तगाली होते हैं उनको दहेज के रूप में बम्बई शहर उनको दे देते हैं चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई शहर मिलता है। तो ये चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं कि 1668 में इसी बम्बई शहर को कंपनी को दे देते हैं। जो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये दे देते हैं रेंट पर, मतलब कि 10 पाउंड वार्षिक कर के रूप में, कि आप हमें हर साल 10 पाउंड टैक्स दीजिएगा और आप इस बम्बई से जो व्यापार करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो यही है गेराल्ड अंगियार। ठीक है, गेराल्ड अंगियार महाराष्ट्र मतलब बम्बई के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो बम्बई के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गेराल्ड अंगियार, और मद्रास के संस्थापक कौन है, तो फ्रांसीसी डे।
मद्रास के संस्थापक फ्रांसीसी डे और बम्बई के संस्थापक कौन है? तो गिराल्ड डंगियर। और कलकत्ता के जो संस्थापक है वो कौन है? जॉब चार्नक। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कलकत्ता के संस्थापक कौन है? कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो जॉब चार्नक ने की थी। ठीक है, 3 अलग अलग गांव को खरीद कर उसने एक साथ मिला लिया और किलेबंदी करवा कर कलकत्ता की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये मुगल के राजकुमार अजीमुशान से उसने 1200 रुपये में 3 गांव खरीदा था, सूतानाती, गोविंदपुर और एक और कोलीकाटा। ठीक है, एक 3 गांव था, कोलीकाटा, सूतानाती और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को वो खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद चारों तरफ से वो किलेबंदी करा के 1698 में, ठीक है, किसकी स्थापना करते हैं? कलकत्ता की। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जॉब चार्नक ने की थी। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। ब्रिटेन के बारे में भी हम लोग इम्पोर्टेंट जो था वो पढ़ ही लिए हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों को आगे कुछ पढ़ना नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट भी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस पॉइंट भी हैं। ठीक है, और याद रखिए, कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक, और इसका नाम घेराबंदी करवाने के बाद इसका नाम क्या दिया गया था? फोर्ट विलियम रखा गया था। ठीक है, ये तीनों गाँव को मिला के जो किलेबंदी करवाई गई और एक किला बनवाया गया, तो उसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम। ठीक है, और इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष नियुक्त होकर आए थे वो कौन थे? चार्ल्स आयर थे। ठीक है, उससे फोर्ट विलियम के जो पहले अध्यक्ष बन करके आए थे या कोई पहले वायसराय जो बन के आए थे वो कौन थे? चार्ल्स आयर थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट देख लीजिए। मिसलेनियस पॉइंट ये है कि 1612 में थॉमस बेस्ट ने, एक अंग्रेज था थॉमस बेस्ट, उसने क्या किया था कि पुर्तगालियों को युद्ध में, स्वाली के युद्ध में हराया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों को सबसे पहले किस अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। कई बार ये पूछे गए एग्जाम कि 1612 में थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को कहाँ हराया था? स्वाली के युद्ध में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुगल बादशाह औरंगजेब अंग्रेज़ों से भी जजिया कर वसूलने वाला, मतलब जजिया कर लेने वाला पहला मुगल बादशाह था। ठीक है, ये औरंगजेब, मुगल बादशाहों में से औरंगजेब एक ऐसा राजा था जो अंग्रेज़ों से भी जजिया कर लेता था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और तीसरा एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1717 में होता क्या है कि 1717 में फ़र्रुखशियर उस समय मुग़ल के राजा रहते हैं। तो उस समय फ़र्रुखशियर ने अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ राजदूत एक भारत आते हैं तो उनको एक सुनहरा फरमान जारी करके एक बहुत बड़ी छूट उन लोगों को देते हैं अंग्रेज़ों को। ठीक है, टैक्स में एक बहुत बड़ी छूट उन लोगों को देते हैं और उस छूट को ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1717 में जब एक ब्रिटिश राजदूत जॉन सरमन ये आता है फ़र्रुखशियर के दरबार में, और यहाँ पर उसने जॉन सरमन के साथ उसके दल में एक डॉक्टर भी आते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर हैमिल्टन। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डॉक्टर हैमिल्टन आते हैं, ये क्या करते हैं कि उस समय फ़र्रुखशियर बहुत जानलेवा बीमारी से बीमार रहता है। ठीक है, उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का इलाज ये जॉन हैमिल्टन कर देते हैं और उनको अच्छा कर देते हैं। तो इसी से खुश होकर फ़र्रुखशियर जो है वो एक सुनहरा फरमान जारी करता है 1717 में, और उसमें 3 तरीके की बहुत बड़ी छूट इन अंग्रेज़ों को दी जाती है, जो कि ब्रिटिश इतिहास में एक बहुत बड़ी छूट माना जाता है। क्या क्या था वो? तो सबसे पहला 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर के बंगाल को पूरी तरीके से क्या किया गया? कर मुक्त कर दिया गया। मतलब कि आप सालाना पूरा व्यापार करिए, बस आपको हर साल सिर्फ 3000 रुपये वार्षिक कर देना है। और दूसरा, सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर लेकर के मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया गया कि आप सूरत में सिर्फ एक साल में 10,000 रुपये वार्षिक कर दीजिए और जितना व्यापार करना है कर सकते हैं। और तीसरा आदेश दिया था कि अंग्रेज़ जो बम्बई में अपना सिक्का चला रहे थे उसे पूरे भारत में चलाने का आदेश दे दिया गया।
तो ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी छूट थी अंग्रेज़ों के लिए, और इसीलिए इसी छूट को ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है अलग से साइड से, ये एग्ज़ाम में अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे भी ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फ्रांसीसी में। ठीक है, ब्रिटिश तीन चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, कौन कौन सा? पुर्तगाली, उसके बाद डच, ब्रिटेन, अब उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंच में। ठीक है, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आए थे? 1664 में आए थे और 1668 में अपनी कंपनी की स्थापना उन्होंने की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए हुआ क्या कि फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में ये आते हैं। ठीक है, तो जब फ्रांसीसी भारत आते हैं तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 14वां। ये भी एग्जाम में आते हैं, पूछे गए हैं कि लुई 14वां उस समय फ्रांस का शासक था। कब? जब भारत में फ्रांसीसी भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो ये कब आते हैं? तो 1664 में भारत पहुंचते हैं और 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं सूरत में। ठीक है, 1668 में ये फैक्ट्री की स्थापना सूरत में करते हैं और उसके ठीक एक साल बाद 1669 में अगली फैक्ट्री की स्थापना वो मसूलीपट्टनम में कहते हैं। ठीक है, तो 1668 में पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में, आए कब? 1664, फैक्ट्री की स्थापना 1668, अगले फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1669 में। ठीक है, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस हम वही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आते हैं वही सब चीज़ दिखाया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ा जाए। तो ये 3 चीज़ तो हम लोग जान गए कि ये कब आए और कब अपने फैक्ट्री की स्थापना किए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वोदरा के युद्ध में डच की समाप्ति होती है पूरी तरीके से भारत से, उसी तरीके से फ्रेंच की भी समाप्ति पूरी तरीके से हो जाती है एक युद्ध में, जिस युद्ध का नाम है कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, तो याद रखिए कुछ 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। उस युद्ध में क्या होता है कि फ्रेंच की पूरी तरीके से भारत से समाप्ति हो जाती है। ठीक है, मतलब वो जिस तरीके से अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, वो सारा चीज़ रुक जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे क्या होता है वो सब यहाँ हम लोग देखते हैं। तो कर्नाटक का 3 कर्नाटक युद्ध होता है। तो कर्नाटक युद्ध आप लोग याद रखिएगा, यहाँ हम लोग देखते हैं अच्छे से कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक युद्ध किन के बीच होता है? तो ब्रिटिश, अंग्रेज़ और किसके बीच होता है? फ्रेंच के बीच। ठीक है, तो अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। ठीक है, और उस कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांस पूरी तरीके से हार जाता है और उनकी भारत से निकाल दिया जाता है। ठीक है, वह एक भारत के किसी एक कोने में समेटा जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला, या ऐसे याद रखा जाए कि सबसे पहला कर्नाटक युद्ध कौन कौन सा हुआ था? तो 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1746 से 48 तक चला। ठीक है, इसको याद रखना है, ऐसे याद रखिएगा एक लाइन से कि पहला युद्ध कब हुआ? 46 से 48, 1746 से 1748 पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। ठीक है, एक लाइन से ऐसे याद रखिएगा तो आपका याद रहेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 63 तक। ठीक है, अब इधर आइए, पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो एला सापेल की संधि से। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो एला सापेल। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सला सापेल की संधि भी कहते हैं। ठीक है, जो भी पढ़ी, तो एला सापेल की संधि से पहला कर्नाटक युद्ध खत्म होता है। कब? 1498 में। और इसी युद्ध में एक और इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध। ठीक है, 1748 में सेंट थॉम का युद्ध लड़ा जाता है इसी प्रथम कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि सेंट थॉम का जो युद्ध लड़ा गया था ये किस कर्नाटक युद्ध में लड़ा गया था? पहला, दूसरा या तीसरा? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में सेंट थॉम का युद्ध भी लड़ा गया था। ठीक है, अब दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से 54, ये तो आप डेट जान गए हैं। ये किस संधि से समाप्त हुआ? तो पौंडीचेरी के संधि से ये समाप्त हुआ था। ठीक है,
पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और इस युद्ध में कौन सा इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था? तो अंबूर का युद्ध। ठीक है, तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ था? तो अंबूर का युद्ध हुआ था। ठीक है, मतलब ये कर्नाटक युद्ध तो चल ही रहा था, उसके अलावा ये भी इसके साथ हुआ था, अंबूर का युद्ध भी इसके साथ हुआ था। ठीक है, इसी कर्नाटक युद्ध का ही भाग था ये। तो जिस तरीके से सेंथॉम जो युद्ध हुआ था वो किस कर्नाटक युद्ध का भाग था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध। अंबूर का युद्ध जो था वो किस कर्नाटक युद्ध का भाग था? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध का। और किस संधि से समाप्त हुआ? पौंडीचेरी की संधि। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया था? तो वांडी वाश का युद्ध, याद रखिएगा कि यही एक ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये वांडी वाश का युद्ध है, जिस वांडी वाश के युद्ध में फ्रांस की पूरी तरीके से हार हो जाती है और इनको भारत में जो इनका व्यापार चल रहा था इनको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि फ्रांस की समाप्ति किस युद्ध में हुई थी? तो वांडी वाश के युद्ध में। और ये वांडी वाश का युद्ध कब हुआ था? तो यह डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1760 में। ठीक है, और ये वांडी वाश किस कर्नाटक युद्ध में हुआ था? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1756 से 1763 तक। ठीक है, 56 से लेके 63 तक ये तीसरा कर्नाटक युद्ध चला था। ठीक है, किस संधि से समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि से। और इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो वांडी वाश का युद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किस संधि से समाप्त हुआ? एला सापेल की संधि। कौन सा इंपॉर्टेंट युद्ध इसके साथ हुआ? तो सेंथॉम का युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 किस संधि से समाप्त हुआ? तो पौंडीचेरी की संधि। और इस युद्ध में कौन सा इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया? तो अंबूर का युद्ध। ठीक है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला। किस संधि से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। और कौन सा इंपॉर्टेंट युद्ध इसमें हुआ? तो वांडी वाश का युद्ध 1760 में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद, ये वाला आपका रीज़न है, कारण है आपको कि ये क्यों लड़ा गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका लड़ा गया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका लड़ा गया था किसके चलते? तो यहाँ देखिए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का था। तो हुआ क्या था कि ऑस्ट्रिया में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी। तो उसी लड़ाई का असर भारत में भी देखा गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे उत्तराधिकार के लिए। तो इसी का असर यहाँ पे भी देखा गया और यहाँ पे इन लोगों के बीच भी युद्ध हो गया, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, और यह युद्ध कब ख़त्म हुआ? तो ये आपको 48 में ख़त्म होता है एला सापेल की संधि से। ठीक है, और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो इसका होने का कारण क्या था? तो इसके होने का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकार था उस उत्तराधिकार के लिए हो रहा था। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हो रहा था। इसमें हो क्या रहा था कि एक तरफ एक कंपनी जो है वो हैदराबाद को सपोर्ट कर रही थी तो दूसरी कंपनी कर्नाटक को सपोर्ट कर रही थी। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच युद्ध हो गया और यह युद्ध समाप्त होता है पौंडीचेरी की संधि से। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट युद्ध कौन सा होता है? तो अंबूर का युद्ध होता है। ठीक है, और तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था कर्नाटक युद्ध, ये कर्नाटक युद्ध किस लिए लड़ा गया था? इस कब से कब तक? तो 56 से 63 में। और इसकी वजह क्या थी? तो ये सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण था। मतलब कि यूरोप में कई सालों से ये एक युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, और उसी युद्ध का असर यहाँ पे भारत में भी देखा गया था। और इन दोनों के बीच क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये युद्ध तीसरा कर्नाटक युद्ध के रूप में हुआ। और किस संधि से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। और इसी युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध एक होता है वांडी वाश का युद्ध, इन्हीं लोगों के बीच होता है। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच कब होता है? 1760 में। ठीक है, और इसी में क्या होता है कि फ्रेंच कंपनी का समापन हो जाता है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से फ्रेंच कंपनी की समाप्ति हो जाती है और फ्रेंच कंपनी का जो व्यापार हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है भारत से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा पूरी तरीके से। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपसे ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये पूछेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
तो यहाँ पे ये सब वही चीज़ दिए है। अगर ये देखिए एक पीडीएफ के फॉर्म में है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज में कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ चार्जेस इसके लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा पीडीएफ ऐसा है जो कि हम कुछ फ़ोटो के थ्रू आपको लेकर के आ रहे हैं, और बहुत सारा पीडीएफ ऐसा भी है जो हम अपना हैंड रिटन नोट्स के रूप में तैयार करके आपको लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारा चीज़ तो इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा तो अब आपको कुछ बचा नहीं है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है A to Z। अब इससे आगे कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। अब हम लोगों का काम रहेगा कि यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1487 में द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि बार्थोलोमेव डियाज ने। तो इस तरीके से जो भी सब्जेक्टिव हम लोग आज पढ़े हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में इस अटेम्प्ट करेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में पहले, वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। मतलब कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, A to Z क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये अब आपका सारा क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन आपके यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन जब आप एक बार कर लीजिएगा तो आपका कमांड हो जाएगा अच्छा खासा इस टॉपिक्स पर। उसके बाद अगर कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं बिना किसी गलती के, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। उसको देखने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, तब जाकर के ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो चलिए, गुड बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब भी कर दीजिएगा ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो गुड बाय।